हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपना जो प्रीवियस टॉपिक था वो अपना एंगल का था और हमने एंगल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बन रहे थे वो हमने देख लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है त्रिभुज का। आज का जो अपना टॉपिक है वो है त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन जो त्रिभुज है इसके जितने भी बेसिक बनते हैं, बेसिक जितना भी है त्रिभुज का वो पढ़ेंगे सारा। इसके बाद में हम इस पर जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है। तो देखो, हमने जनरली त्रिभुज क्या पढ़ा है कि त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। और ये जो मैंने ए बी सी नाम दिया, ये वाले जो कोने दिख रहे हैं आपको, ये इनको हम शीर्ष बोलते हैं। और मतलब त्रिभुज में ये तीन भुजाएं होती हैं, ये तीन शीर्ष होते हैं, इसके अलावा ये तीन कोण भी होते हैं। ये तो गई इसकी बेसिक बात। ये तो आपका क्या होता है, ऐसा त्रिभुज होता है, आपको सबको पता है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। त्रिभुज की विशेषताएं क्या क्या होती है उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। तो देखना, सबसे पहली विशेषता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहली विशेषता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो विशेषता है ना, ये आपको याद रहनी चाहिए त्रिभुज के क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये विशेषता नहीं याद होगी, जितने भी इसके गुणधर्म है ये सारे आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखें फिर त्रिभुज के तीनों कोण। ये आपको तीनों कोण दिख रहे हैं, आंतरिक कोण दिख रहे हैं तीनों। मतलब कहने का है कि आपका कोण ए है, कोण बी, कोण सी, इन सब का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा वो, 180 डिग्री। ये पहली विशेषता हो गई आपकी। फिर देखिए दूसरी विशेषता, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिख रही हैं, तो इनमें हमने किन्हीं भी दो भुजाओं को ले लिया, किन्हीं भी हमने दो भुजाओं को ले लिया, तो उन दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। ऐसा अगर नहीं होता है तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। जैसे ये मान लो ये आपके पास में त्रिभुज है और मैंने इसकी भुजाएं लिख दी, जैसे मान लो 2, 4 और 7, ठीक है। मैंने इसकी भुजाएं लिख दी 2, 4 और 7। अब आप कोई भी दो भुजा ले लो इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपने ली 2 और 4, ठीक है। तो आपने 2 और 4 को जोड़ा तो 6 हो गया। 6 तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका त्रिभुज नहीं बन सकता। मैं क्या बोल रहा हूं कि दो भुजाओं का योग है ना तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, चाहे आप कोई सी भी दो भुजाएं ले लो। अब जैसे यहां पे आपने इन दो भुजाओं को लिया, फॉर एग्जाम्पल आप इन दो को लेते हो तो 7 और 4 11 होता है। 11 क्या है, 2 से बड़ा है। ये तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको तीनों बार बारी बारी से हर भुजा को लेकर चलना है। तो 2 और 4 6 होती है, 6 7 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब इन भुजाओं के साथ में आप कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते, ठीक है। तो बनने के लिए आपको क्या चाहिए कि जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज दूसरा ले लिया, इस भुजा को मैंने कर दिया 3, ठीक है। अब देखना, आप 2 और 4 को जोड़ा आपने 6, तीसरी भुजा से ज्यादा हो रहा है। फिर आप इन दो को ले लो, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 2 से बड़ा है, ये भी ठीक है। फिर आपने इन दोनों को ले लिया, 3 और 2 5, 5 ये हो रहा है 4, 5 जो 4 से तो बड़ा नहीं है ना, सॉरी 4 से बड़ा, 4 से बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होना चाहिए इस प्रकार से। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का आपने योग लिया, वो तीसरी भुजा से अगर बड़ा होता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक इसी प्रकार से और मान लो कोई त्रिभुज है, जैसे मैंने कहा कि एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। इस प्रकार से आपने एक त्रिभुज ले लिया, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ लो आप, कोई भी दो भुजाओं जोड़ लोगे तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। ये इसकी दूसरी विशेषता है। फिर मैं बात करूं इसकी तीसरी विशेषता की, जैसे अभी हमने योग की बात की, इसी प्रकार से मैं बात करूंगा अंतर की। तो आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का
त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस करने पर वो जो है ना वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। वो किस क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो छोटा होता है मतलब योग तो क्या होगा? तीसरी भुजा से बड़ा होगा और अंतर क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा होता है। आप यहां पे देख लेना, 8 और 6 का अंतर किया 2, तो तीसरी भुजा से छोटा है 2। 10 और 6 का अंतर किया 4, 4 जो तीसरी भुजा से छोटा है। इसी प्रकार से आपने इन दोनों का अंतर 8 और 10 का अंतर आपने किया 2, 2 भी 6 से क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब इस प्रकार का त्रिभुज पॉसिबल है। आगे चीज समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये बताया कि किन्हीं भी दो भुजाओं, तो आप जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलो, मैंने हालांकि ये बता दिया आपको। अगर आप एक्स वाई जेड से समझना चाहो इस चीज को किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि एक भुजा एक्स है, एक भुजा वाई है, एक भुजा जेड है, तो अगर इसको ऊपर लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिखेंगे? मान लो आपने दो, एक बार तो ले लिया एक्स और वाई भुजा, एक बार आपने ले ली वाई और जेड भुजा, एक बार आपने ले ली जेड और एक्स भुजा। तो ये भुजा जो है ना ये होनी चाहिए तीसरी भुजा से बड़ी। चाहे आप ये ले लो तो ये भी तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप ये भी लेते हो तो ये भी क्या होनी चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये जो निशान है ये ग्रेटर देन का निशान है। इसका मुंह जिस तरफ खुलता है, मतलब जैसे अगर आपने इस प्रकार से निशान लगाया, इधर खुल रहा है तो इधर बड़ा होना चाहिए, इधर खुल रहा है तो जहां पर मुंह खुला हुआ उस तरफ में आपके सामने बड़ी संख्या आती है। जिस प्रकार मुंह छोटा हो रहा है जिस तरफ, उस तरफ क्या आती है? छोटी संख्या। इसको अपन बोलेंगे ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, ये आपकी असमीकरण होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो पूरी। अब ठीक है ये चीजें फिर देखना आपकी नेक्स्ट। एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे आपके पास में एक त्रिभुज है, आपको यह पता करना है, आपको केवल और केवल भुजाएं दिए, आपको कोण नहीं दिए, तो आपको यह पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा है। आप उसका मापन नहीं कर सकते बिना मापे, मतलब देख के उसका मापन नहीं कर सकते, लेकिन आप बता सकते हो उसमें देख करके कि कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा। जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज है, अब मैंने ये कहा कि आपकी त्रिभुज में है, आप इसमें यह बताओ, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, आप इसमें यह बताओ कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, केवल देख के बताना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसके सामने वाला कोण हमेशा सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा है होता। तो आप ये चीज भी लिख लेना इसमें कि सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण, के सामने बना कोण सबसे बड़ा, तथा सबसे छोटी भुजा, तथा सबसे छोटी भुजा के सामने बना कोण सबसे छोटा होता है। बना कोण सबसे छोटा होता है। ठीक है, मतलब आप मापन तो नहीं कर पाए, आप ये तो नहीं बता पा रहे हो कि वो 90 डिग्री का है, 50 का है, 60 का है, कितना है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि उसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अब देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें, ये वाली है, इसके सामने कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला। जैसे इसमें देख लो आप, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसके सामने कोण कौन सा है, ये वाला है, तो ये जो होगा सबसे बड़ा होगा। फिर सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो इसके सामने कोण कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो। तो ये चीज आ गई समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए आप। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास में कोई एक त्रिभुज है और उसकी आपको भुजाएं दे रखी हैं, और उन भुजाओं के आधार पर आपको यह बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। मतलब भुजाओं का केवल आपको मापन दे रखा है, और उन भुजाओं के मापन के आधार पर आपको बताना कि त्रिभुज कौन सा है। मतलब कौन सा, कैसे, वो न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर वो समकोण त्रिभुज है, या फिर वो अधिकोण त्रिभुज है। अभी हम बात करेंगे कि अधिकोण न्यून कोण ये क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी देर ये बताना है। देखना, मैंने ये कहा कि ये त्रिभुज आपके पास में एक, इसकी भुजाओं मैंने ए एक्स दे दी, ये वाई दे दी, ये जेड दे दी। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि इन भुजाओं का मापन करके आप कैसे बता सकते हो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर वो अधिकोण त्रिभुज है। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आपने क्या किया, जो दो छोटी भुजा हैं, जो दो छोटी भुजा हैं उनका आपने निकाला स्क्वायर और उन दोनों को जोड़ दिया। अगर वो तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है, अगर वो तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है, तब तो वो समकोण त्रिभुज है।
तब तो आपका वो क्या है, समकोणी त्रिभुज। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर ये बराबर ना आए, ये मान ज्यादा आ जाए, ये मान आपका ज्यादा आ जाए तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तब आपका ये जो त्रिभुज होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। तब आपका क्या होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान छोटा हो जाए जेड स्क्वायर से, मतलब ये जेड स्क्वायर बड़ा हो जाए, तब आपका वो जो त्रिभुज होगा वो होगा कौन सा, अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है। ये चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। आपको केवल भुजाओं की माप दे दी और उन माप के आधार पर आपको क्या बताना है कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का तो फिर भी चलो पता लग जाता है, लेकिन ये दोनों त्रिभुजों का नहीं लगता है, तो आपको इस प्रकार से इनका पता लगा सकते हो। कोई दो छोटी भुजा ले ली, उनमें से उनका आपने स्क्वायर करके उनका जोड़ किया, अगर वो तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है तो आपका न्यून कोण हो जाएगा, और तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखना आप नेक्स्ट विशेषता देखना आप, त्रिभुज के जो बहिष्कोण होते हैं, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों, अब इनको आप बाह्य कोण भी बोल सकते हो, इनको आप बहिष्कोण भी बोल सकते हो, के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बहिष्कोण क्या होता है। आपके पास में ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम जो है वो है ए बी सी त्रिभुज। त्रिभुज का नाम आपने दे दिया ए बी और सी। अब इसमें क्या होता है कि जो भुजा होती है ना उसको आगे बढ़ाया जाता है एक साइड में। आपकी एक भुजा है, इस भुजा को आपने एक साइड में आगे बढ़ा दिया, इसी प्रकार से इस भुजा को आपने आगे बढ़ा दिया, इसी प्रकार से आपने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया आपने आगे। तो जैसे ही आगे बढ़ाया तो ये जो बाहर आपका कोण बन रहा है, त्रिभुज के बाहर आपका जो कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से ये देखो त्रिभुज के बाहर कोण, इसी प्रकार से ये त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है, ये जो तीनों कोण आपके बने हैं, सभी तीन ही कोण बनेंगे बहिष्कोण भी, तो इन तीनों बहिष्कोणों का जब आप योग करोगे तो वो योग कितना आएगा आपके पास में, 360 डिग्री आएगा। ठीक है। अब देखना त्रिभुज का जो एक बहिष्कोण होता है उसका मान जो होता है वो त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। कौन से आंतरिक कोणों के योग के, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो इस कोण की बात कर रहा हूं, बहिष्कोण की, तो इसके जो सामने वाले दोनों आंतरिक कोण है, इसके जो पास वाला जस्ट पास वाला है उसको छोड़ देना है। इसके अलावा जो दो शेष आंतरिक कोण है, तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण आपका 70 डिग्री है। ठीक है। एक कोण आपको 60 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, तो ये वाला जो कोण होगा बाहर वाला बहिष्कोण, इन दोनों के योग के बराबर मतलब है 130 डिग्री होगा। ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। इसी प्रकार से देखो मान लो ये कोण आपका कितना है, 7 और 6 13, ये होगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि तीनों अंतर कोणों को कितना होता है, 180 होता है। अब देखना आप, अब इस कोण का मान निकालते हैं, इसका 7 वाला छोड़ देंगे, बाकी के दो ये बच गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 120 डिग्री। फिर इस बहिष्कोण का मान निकालेंगे तो इसके सामने 60 और 50 को जोड़ा तो 110 डिग्री। अब देखो बहिष्कोण कौन कौन से आ गए, 120, 110, 130। जब आप 110 प्लस 120 प्लस 130 को जोड़ते हो तो ये आपके मान आएंगे 360 डिग्री, अपना आप आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखना आप। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। आपके जो कोणों से एक प्रश्न आया हुआ था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया भी था। उसमें क्या था, आपके पास में 4 ऑप्शन थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन था आपका कि त्रिभुज के समस्त कोण है वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है। फिर एक था कि त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, त्रिभुज का एक कोण अधिकोण होता है, और त्रिभुज का कम से कम एक कोण न्यून कोण होता है। ये उसमें 4 ऑप्शन थे। तो जो सबसे लास्ट वाला था त्रिभुज में कम से कम एक कोण, अब मैं ये कर रहा हूं कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 कोण है, उसमें क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। अब उसने कहा समकोण होता है, जरूरी नहीं है हो भी सकता है। उसने कहा कि होता है, अगर वहां पे वो लिखता हो सकता है तब वो क्या हो जाता, सत्य हो जाता।
भाई मैं ये कहूं मैंने यही त्रिभुज बनाया आपके सामने, अंदर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने जैसे मानो बाहर वाले को मिटा दिया थोड़ी देर के लिए, यह आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई सा भी कोण 90 डिग्री नहीं है। समकोण का मतलब क्या 90 डिग्री, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये त्रिभुज है, तो समकोण होना जरूरी नहीं है ना। और 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है तो वो क्या होता है, आपका अधिक कोण होता है ना। मैंने कोणों का जो टॉपिक बनाया हुआ है इससे पहले वो जरूर देख लेना। यहाँ पर आपको एक आई टैब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखना, अभी ना इसमें अधिक कोण है ना इसमें समकोण है, तो फिर भी एक त्रिभुज है इसका मतलब। लेकिन आपने एक चीज देखी कि न्यून कोण आपको कम से कम 2 जरूर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बात करता हूं छोटी सी, जैसे ये एक त्रिभुज है और ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया आपका 90। इसके अलावा ये जो कोण है, बाकी के जो 2 कोण है, इन दोनों कोणों का योग आपका क्या होता है, 90 होता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हैं ये वाले दोनों कोण, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। तो आपने देखा कि एक 90 है, एक समकोण हो गया, बाकी के दोनों देखो आप, दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है। इसी प्रकार से आपका एक कोण अधिक कोण हो सकता है, लेकिन बाकी के दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इससे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कम से कम 2 कोण तो न्यून कोण होते ही हैं, ठीक है। ये आपको सत्य और असत्य में पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार की। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, सबसे पहले बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार आपने सुना होगा कि कोई त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैं एक एक बताता हूं, आपको ध्यान से देखना। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, पहला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु समान बाहु, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान होती हैं तो वो आपका कहलाता है समबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जांपल हमने एक त्रिभुज बना दिया, छोटा सा त्रिभुज ABC, ठीक है। तीनों भुजाएं, एक भुजा तो आपकी AB भुजा, एक भुजा आपकी BC भुजा, एक भुजा आपकी CA भुजा या AC भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने बने कोण भी क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने जो तीनों कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB के सामने जो C कोण है, AC के सामने B कोण है और BC के सामने A कोण है। तो कहने का मतलब है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C भी क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, संभव होता है, उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मैंने कहा कि तीनों बराबर हैं और तीनों का योग कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो और तीनों बराबर भी हो तो इसका मतलब तीनों क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये चीज आगे सुनने, इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। फिर देखिए दूसरा त्रिभुज आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो। अब देखो इसमें तो क्या होंगी, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और इस त्रिभुज की कोई 2 भुजा, जैसे इस भुजा की ये वाला बराबर है, ठीक है। तो यहां पे देखो कौन कौन सी बराबर है, AB बराबर AC। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा समान हो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और जो भुजाएं बराबर हैं उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB के सामने तो कोण है C, तो कोण C होगा, और AC के सामने कोण है B, तो कोण B, मतलब कोण B किसके बराबर है, कोण C के बराबर होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसी प्रकार से तीसरा आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं ही बराबर नहीं हो, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं ही बराबर नहीं हो। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, कोई भी कोण बराबर नहीं होता।
इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो थे आपके भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर कौन सा, जैसे सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, आपका न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आपको ये समझने के लिए कोण समझना जरूरी है। कोण का प्रीवियस वीडियो डाला है, आई टैब के बटन पे जाना, क्लिक करना, आपको प्रीवियस वीडियो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण होता है, और प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो इसका मतलब इसमें जितने भी कोण बनेंगे 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। फिर देखना नेक्स्ट आपका एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम बात करें समकोण त्रिभुज की, है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और बाकी के जो दोनों कोण है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात उन दोनों का योग कितना होगा, आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, पूरा कोण मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोण वाले टॉपिक में। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, यदि उन दोनों का योग क्या हो, आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, इसके बाद में जो आपका तीसरा जो त्रिभुज है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण में हमने कहा कि कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। समकोण में हमने क्या कहा कि एक कोण 90 डिग्री होता है, और इसमें क्या होता है, आपका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, और 180 डिग्री से कम। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री से 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, वो होता है आपका अधिक कोण। तो इसको, ये जो त्रिभुज है ये आपका होगा अधिक कोण और त्रिभुज। और मैंने आपको माप के आधार पर बता ही दिया था स्टार्टिंग में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको क्या, कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर बराबर जेड स्क्वायर किया तो वो समकोण त्रिभुज है। अगर ये ज्यादा है तब तो ये क्या है, न्यून कोण। अगर ये बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर के है, तब ये क्या था, समकोण त्रिभुज। मैंने एक्स वाई जेड 3 माप लेके चले थे अपन, या फिर हमने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देना जेड स्क्वायर से, तब ये क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली जो त्रिभुज के प्रकार थे, जो भुजाओं के आधार पर थे और जो आपके कोणों के आधार पर थे। अब कुछ बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की बात करते हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनका पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा है माध्यिका। सबसे पहली परिभाषा है आपकी माध्यिका। देखो माध्यिका क्या होती है, ध्यान से समझना, एकदम इजी है। मैं आपको, अगर आपको लिखना हो तो मैं जो बोल रहा हूं आपको लैंग्वेज के रूप में लिख लेना है। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं आपको पहले। जैसे आपके पास में ये एक त्रिभुज है, तो माध्यिका क्या होगी, किसी एक शीर्ष से, आप तीनों शीर्षों से माध्यिका खींच सकते हो। शीर्ष से आपने माध्यिका खींची, एक लाइन खींची, अगर वो सामने की भुजा के मध्य बिंदु पे मिलती है, अर्थात वो पूरे त्रिभुज को समान दो भागों में बांटती है, तो वो क्या है, एक माध्यिका है। अतः माध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है कि शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो माध्यिका कहलाती है। समझ में आ गई। और माध्यिका जो वो त्रिभुज को समान दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात ये जो आपके पास में दो भाग बने हैं, जैसे मैं ये कहूं कि मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ये एबीसी वाला त्रिभुज, एक ये एसीडी त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समान है, और इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो माध्यिका समझ में आई क्या होती है माध्यिका। माध्यिका होती है शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, क्या होती है, माध्यिका होती है। इसी प्रकार से आप ये एक माध्यिका खींच सकते हो, इसी प्रकार से आप ये एक
माध्यिका खींच सकते हो। इस प्रकार से आप तीनों माध्यिकाएं खींचते हो, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, ये तो होगी माध्यिका की डेफिनेशन। इससे जो दूसरी नंबर की डेफिनेशन है वो होती है आपकी केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? जैसे ही आपने तीनों माध्यिकाएं खींच ली और वो एक बिंदु से गुजरती हैं, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। और ये केंद्रक जो है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मैंने कहा कि ये पूरी माध्यिका आपकी एसी है, ये जो केंद्रक O है ये पूरी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अर्थात जो आपका ऊपर वाला भाग है AO, ये देखो A से लेके O तक और O से लेके C बट्टा में OC, ये जो अनुपात होगा ये होगा आपका 2:1। इसी प्रकार से इधर देखो ये जो बड़ा भाग है ये आपका BO है, BO और बट्टा में ये, इसको मैंने नाम दे दिया E, इसको मैंने दे दिया F। इसी प्रकार से आपका ये जो OE भाग है BO बट्टा OE, ये भी क्या होगा? 2:1। इसी प्रकार से आपका OD बट्टा OF, ये DO बट्टा OF जो भाग है ये भी क्या होगा? 2:1 होगा। इस प्रकार से आपके अनुपात होंगे और जो केंद्रक होता है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। फिर जो 3 नंबर की डेफिनेशन आपकी वो है आपकी शीर्षलंब। आप इसको शीर्षलंब भी बोल देते हो, आप इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो। शीर्षलंब या ऊंचाई क्या होती है देखना। आपके पास में एक त्रिभुज है। अभी हमने यहां पर तो ये कहा था माध्यिका में कि शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली। अब यहां पर क्या होता है? शीर्ष से सामने की भुजा पर जो हम लंब डालते हैं, अब लंब उसका मध्य बिंदु पर जाकर मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सामने की भुजा के ऊपर हमने लंब डाला, अर्थात हमने इस भुजा पर क्या बनाया? 90 डिग्री कोण। इस शीर्ष से लंब डाला इस पे। इसी प्रकार से हमने इस भुजा से, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC, ये D हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने लंब डाला, ये इसको मैंने E नाम दे दिया। इसी प्रकार मैंने यहां से इस पर लंब डाला, इसको मैंने F नाम दे दिया। ये जो हम लंब डालते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं या ऊंचाई बोल देते हैं, ठीक है। सामने शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब भी क्या कहलाता है? आपका शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर बात आती है चौथी डेफिनेशन की, जो है आपका लंब केंद्र। जो क्या है आपका? लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है देखना। लंब केंद्र में क्या होगा? आपके जो ये शीर्ष लंब है ये जिस एक बिंदु से गुजरते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु से, उसको ही हम क्या बोलेंगे? लंब केंद्र, ठीक है। आपके शीर्ष लंब है, जो तीनों शीर्ष लंब एक प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरते हैं या तीनों जहां पर प्रतिच्छेद होते हैं एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? लंब केंद्र। अर्थात जो लंब आपने खींचे हैं वो एक जगह मिले, उनका केंद्र क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र। फिर देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, देखो कोण समद्विभाजक कैसे करेगा। जैसे आपके पास में ये एक त्रिभुज है, आपको करना है इसके कोणों का समद्विभाजन। ये देखो ये त्रिभुज के इस प्रकार से तीनों कोण होंगे आपके। आपने पहले इस कोण का समद्विभाजन किया। समद्विभाजन का मतलब क्या हो गया? कोण को 2 भागों में बांटना। तो ये आपका कोण है पूरा, इसको आपने 2 बराबर भागों में बांट दिया। समद्विभाजन का मतलब समान 2 भागों में। इसी प्रकार से आपने इस कोण को समान 2 भागों में बांट दिया। इसी प्रकार से इस कोण को आपने समान 2 भागों में बांट दिया। तो ये जिस प्रकार से हमने इन कोणों को बांटा है इसी को हम क्या बोलेंगे? कोण समद्विभाजक बोलेंगे, ठीक है। कोण को समान 2 भागों में बांटना ही आपका क्या कहलाता है? कोण समद्विभाजक। फिर इससे जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी वो है अंतः केंद्र की। इसे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे ही आपने कोणों का समद्विभाजन किया, कोणों के तीनों कोणों के समद्विभाजन करने से वो जो प्रतिच्छेद बिंदु बना आपके पास में वो क्या कहलाता है? आपका अंतः केंद्र। एक्चुअल में अंतः केंद्र होता क्या है? ये आपका जो अंतः वृत्त बनता है ना, जैसे आपने कोणों का समद्विभाजन किया, कोणों का समद्विभाजन करने से आपके पास में एक बिंदु आ गया, केंद्र आ गया।
इससे आप क्या करते हो, किसी भी एक भुजा की दूरी आपने ले ली, इस केंद्र से किसी भी एक भुजा की दूरी आपने ले ली और आपने एक वृत्त बना दिया अंदर इस प्रकार से। आपने एक इस प्रकार से क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतः त्रिज्या कहलाती है और इस वृत्त का जो ये केंद्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी अंतः केंद्र। देखो अंतः केंद्र बना कैसे, मेन चीज ये है। मैंने ये बोला कि सर केंद्र किससे बना, तो मेरे को पता चला कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। मैंने कहा कि लंब केंद्र कैसे बना, तो जो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होते हैं उन शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो वो लंब केंद्र हो गया। इसी प्रकार से मैंने कहा कि अंतः केंद्र कैसे बना, तो आपने कहा कि हमने कोणों का समद्विभाजन किया। ऐसे ही आपका एक होता है परिकेंद्र, जो किससे बनता है, आपका लंब समद्विभाजक से, जो आपका बनता है लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक क्या होता है, वही सेम, आपके पास में एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज में मैंने कहा लंब समद्विभाजक मतलब भुजाओं का क्या करना है, आपको समद्विभाजन करना है। कैसे करोगे, आपने पहले इस भुजा का समद्विभाजन किया, फॉर एग्जाम्पल वो इस प्रकार से हुआ। समद्विभाजन का मतलब समान दो भागों में आपने बांट दिया इसको, है ना। समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना, तो आपने इसको बांट दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लो आपने इस भुजा को भी बांटा इस प्रकार से, इसी प्रकार से इस भुजा को आपने समद्विभाजन किया, इस प्रकार से आपने तीनों भुजाओं का समद्विभाजन कर दिया। तो ये देखो एक बिंदु आपको मिलेगा। फिर इस बिंदु से जब आप किसी एक शीर्ष की दूरी लेते हो, इस बिंदु से किसी भी एक शीर्ष की दूरी, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, और शीर्ष की दूरी लेकर आपने इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। आपने शीर्षों की दूरी लेकर किसी भी एक शीर्ष की दूरी लेकर आपने ये वृत्त बना दिया, जो आपका कहलाता है परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है बाहर बना हुआ वृत्त। यहाँ पे हमने इस वृत्त को बोला था अंतःवृत्त, जो अंदर बना था। यहाँ पे ये बन रहा है बाहर, इसको हम बोलेंगे परिवर्त। और इसका जो ये केंद्र बनता है इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। इसको हम क्या बोल देते हैं, परिकेंद्र। तो आपकी जो अगली डेफिनेशन है ना वो क्या आपकी परिकेंद्र की है। इससे जो अगली आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी परिकेंद्र की डेफिनेशन है। तो परिकेंद्र की डेफिनेशन क्या हो गई, त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। इस प्रकार से ये जो कुछ 8 डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी डेफिनेशन मतलब अंतः केंद्र कैसे बने, परिकेंद्र कैसे बना, या फिर मैं कहूं कि शीर्ष लंब क्या होता है, यह आपको सबको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो हम बात करते हैं आपकी, अब बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब सर्वांग समता देखने के लिए आपको कम से कम 2 त्रिभुज चाहिए। एक तरह से हम तुलना करते हैं किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में। जैसे मैंने कहा कि आपके पास में एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, मैंने इन दोनों का अलग अलग नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी ई और एफ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 2 त्रिभुजों को अलग अलग नाम दे दिया, एबीसी और डीईएफ। मैं कह रहा हूं कि सर मेरे को इन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता बतानी है। तो पहले सर्वांग क्षमता की छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताऊं, कोई 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो वो कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके सर्वांग सम त्रिभुज। जैसे मैंने ये कहा कि सर आप ये मान लो कि ये त्रिभुज इसके संगत है, सॉरी ये भुजा जो है इसके संगत भुजा ये है, इसके संगत भुजा ये भुजा है, और इसके संगत भुजा आपकी ये भुजा है, और ये संगत भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा इसके संगत कोण ये वाला है, इसके संगत कोण ये है, इसके संगत कोण ये है, ये संगत कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपके सर्वांग सम है। और हम इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम, ये निशान जो सर्वांग सम का है, बराबर के ऊपर आपको इस प्रकार से लगाना है, जो है त्रिभुज डी ई एफ के क्या है, सर्वांग सम है। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में आपको, ओके। तो समझ में आ गई सर्वांग क्षमता क्या होती है। अब सर्वांग क्षमता होती है 3-4 प्रकार की, वो मैं प्रकार आपको यहां पे समझा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो,
सबसे पहले मैं सर्वांग क्षमता की बात करता हूं, भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम सर्वांग क्षमता मतलब साइड साइड साइड, अर्थात कोई दो त्रिभुज उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज उसका जो, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में ये त्रिभुज है, ए बी भुजा के जो संगत भुजा है डीई ये बराबर है, इसी प्रकार से बीसी भुजा की संगत है ईएफ ये बराबर है, इसी प्रकार से एसी की संगत कौन सी है डीएफ ये बराबर है। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर बता रहे हैं अपन। तो एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए क्या, कि मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि जब कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर। कौन से होंगे, जो संगत होंगे वो ही बराबर होंगे। तो भुजा 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 नियम में क्या होता है, कोई दो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो इसको इसमें हमने क्या कहा कि ए बी बराबर क्या है, डी। पहले त्रिभुज एबीसी में तो ए बी हो गई, दूसरे में डी हो गई। फिर इसमें देखो बीसी, बीसी बराबर क्या है, ईएफ। इसी प्रकार से सीए बराबर क्या है, डीएफ। तो देखो भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम से ये सर्वांग संहिता का आपका पहला नियम है जिसको हम बोलते हैं भुजा 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 नियम। फिर हम बात करेंगे इसी प्रकार से एक होता है भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम से आपको पता चल जाता है, जैसे मैं बोल दिया मैंने कि भुजा कोण भुजा नियम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो तो भुजाएं बराबर होंगी, एक उनके बीच का कोण बराबर होगा। कैसे, दूसरा जो नियम है वो है आपका भुजा कोण भुजा नियम। तो आपको इस नियम लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा क्या। जैसे आपके पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ए बी सी, एक त्रिभुज आपने ले लिया पी क्यू आर। अब देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, मैंने हर बार इस भुजा के संगत इसी वाली को लिया, जरूरी नहीं है ऐसा हो। इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा भी हो सकती है उस त्रिभुज में। अब जैसे मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इस ए बी भुजा के बराबर ये वाली पी आर भुजा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी बी सी भुजा के बराबर है क्यू आर, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई ए बी भुजा, इसके बराबर तो हो गई पी आर, ठीक है। और इधर एक हो गई बीसी भुजा और इसके बराबर हो गई कौन सी, क्यू आर। जो दो भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं एवं उनके बीच का कोण कौन सा, जैसे इन दोनों भुजाओं से तो कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। इसी प्रकार से इन दोनों भुजाओं से कौन कोण बन रहा है, ये वाला। तो ये कोण आपका क्या होगा इसमें, बराबर। मतलब कोण बी बराबर कोण क्या होगा आपका, आर होगा। तो देखो भुजा कोण भुजा नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इनका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। क्यों होगा अलग, देखना। इस त्रिभुज को तो मैं लिखूंगा ए बी सी, ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके। अब इसको मैं पी क्यू आर नहीं लिखूंगा। पी क्यू आर कब लिखता, पी क्यू आर कब लिखता मैं इसको, अगर मैं इस भुजा को ना लेके ये भुजा लेता और कोण इसको ले लेता, ठीक है, तब तो मैं इसको पी क्यू आर ही लिख देता। एक्चुअली में कारण क्या होता है कि जो भुजा आपने ली है, जैसे ए बी भुजा है तो इधर भी शुरुआत में वही भुजा आनी चाहिए उस त्रिभुज के नाम में भी जो आपने वहां पे संगत ली है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने संगत ये वाली ली है ना, तो सबसे पहले भुजा का नाम भी क्या आएगा, पी आर, और फिर ये जो तीसरी आपका बच गया क्यू। तो इसको आप क्या बोलोगे कि एबीसी के सर्वांग सम कौन सा है, पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने कोण कौन सा लिया था, बीच में कौन सा रहा, बी, तो इधर भी बीच में वही कोण आना चाहिए जो इधर आपने इसके बराबर में लिया था। यहाँ पे कौन सा था, आर, तो मैंने आर को बीच में लिखा है। ये सर्वांग समता को लिखने के नियम होते हैं। आप इसमें ऐसे ही चीज हम समरूप में भी पढ़ेंगे जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना। ये चीज आगे समझ में कैसे होते हैं। इसी प्रकार से आपका एक नियम होता है कोण 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 नियम। एक तो आपका होता है कोण भुजा कोण नियम भी होता है, एक होता है कोण भुजा कोण नियम। देखो इसमें क्या होता है, कोण भुजा कोण समझ में आ रहा है, दो कोण होंगे और एक भुजा। तो भुजा कौन सी होगी, जो उन दोनों कोणों के बीच में बन रही है। जैसे मैं अगर इसी को एग्जांपल के तौर पे आपको लूं, इसी से आ जाएगा ना समझ में। देखना कैसे, आपके पास में अलग से बना लेते हैं, चलो छोड़ो। एक तो त्रिभुज आपने ले लिया ये वाला ए बी सी, एक त्रिभुज आपने ले लिया ये वाला पी क्यू आर, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि दो कोण, जैसे मान लो आपने इस कोण के बराबर ये कोण ले लिया और इस कोण के बराबर आपने ये कोण ले लिया, तो मैंने क्या बोला कि कोण ए बराबर आपने ले लिया कोण P और कोण B बराबर आपने ले लिया कोण Q, और उन दोनों के बीच की एक भुजा, इसकी AB भुजा इसकी PQ भुजा के बराबर है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा PQ। तो ये जो नियम होगा ये हो गया कोण भुजा कोण नियम, और कोण भुजा कोण नियम से आपके त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज PQR के। अब देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि कोण A जो है वो P के बराबर है, कोण B जो कोण Q के बराबर है, और AB स्टार्टिंग में AB है ना, इधर क्या है स्टार्टिंग में PQ, तो देखो इसमें भी यही आ रहा है। ये चीज क्या होनी चाहिए, जब हम ये लिखते हैं ना तो इससे भी क्लियर होनी चाहिए कि आपने कौन से कोण को कौन से कोण के बराबर किया है। ये चीज इससे यहां से भी क्लियर होती है, जरूरी नहीं है आप ये लिखो, अगर ये नहीं लिखो ना ये चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए आपकी, आगे चीज समझ में। चलिए ठीक है, एक नियम होता है आपका समकोण सर्वांग समता का नियम भी होता है एक होता है आपका समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम, जिसको RHS भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज राइट हाइपोटेनियस रूल होता है, वो समकोण त्रिभुज का सर्वांग समता नियम होता है एक। इसमें क्या होता है कि आपके पास में दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो हो गया ABC, एक को जैसे मान लो आपने नाम दे दिया PQ और R, ठीक है। इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज हैं, तो इसमें क्या होगा, एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है या 90 डिग्री जो होता है वही होता है समकोण त्रिभुज। इसके अलावा कोई भी एक कोण और बराबर हो जाए, चाहे तो ये वाला कोण बराबर हो जाए, चाहे आपका ये वाला कोण बराबर हो जाए, कोई एक कोण और बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम, या फिर RHS नियम, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। तो समझ में आ गई क्या क्या हो गया, अगर एक तो 90 डिग्री हो दोनों त्रिभुजों में, इसके अलावा कोई एक कोण दोनों में क्या हो, बराबर हो, तो इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम, ठीक है। आज के लिए इतना ही देखेंगे अपन, इससे जो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ आपका त्रिभुज वाला टॉपिक बड़ा है और अच्छा टॉपिक है, यहां से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है, 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहां से। तो आपको ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा, या आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।